जो हमारा लेक्चर 1 हुआ था, पहला सवाल हुआ था, वो था स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ में पॉलिटिकल साइंस का यूटिलाइजेशन हो सकती है। जैसे हुकूमत में हो सकती है, अदारों में हो सकती है, डोमेस्टिक लेवल पे हो सकती है। पावर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, अगर मुल्क में जंग का माहौल हो तो वो कौन सी पॉलिसीज बनानी है, इंटरनल लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल। वो था हमारा स्कोप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन नोट करें, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? What is the subject matter of political science? Also mention its approaches to study. Subject matter कहते हैं कि कौन से ऐसे मौजू हैं जो पॉलिटिकल साइंस को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, मज़ीद वसी करते हैं। ठीक है, उसमें से जो हमने कल किया था वो क्या था? स्टेट्स गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि रियासत में, हुकूमत में, मकामी हुकूमत में और लीगल कानून साजी करने में, लेजिस्लेशन जिसे हम कहते हैं। अब ये चारों चीज़ें हैं, इन चारों के बगैर दुनिया में पॉलिटिकल साइंस का वजूद नहीं है। अगर ये हैं तो समझे पॉलिटिकल साइंस का वजूद भी है। कि जो दुनिया में इसकी शुरुआत हुई थी वो मुख्तलिफ़ रवायती तरीक़ों से, हिस्ट्री से और कस्टम से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी शुरुआत हुई थी। अब सब्जेक्ट मैटर में मेन चीज़ें आती हैं स्टेट्स, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और लीगल। स्टेट होता है रियासत, गवर्नमेंट होता है हुकूमत, लोकल होता है मकामी हुकूमत, और ये होते हैं कानून साजी करना। ठीक है, जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका काम है हुकूमत को संभालना, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी मकामी हुकूमतें जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाज़म करते हैं वो, और फिर लेजिस्लेशन। रियासत ना हो तो क्या हुकूमत कायम हो सकती है? पहले रियासत, फिर हुकूमत, फिर उसके बाद उसके अदारे, और अदारों के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाया गया, चेक एंड बैलेंस। अगर अदारों में सब्जेक्ट मैटर्स नहीं होंगे, मौजू ही नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होगा, तो अदारे भी नाकाम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस की जो बेस है वो ये चारों चीज़ों के ऊपर होती है। आगे हम पढ़ते हैं इसके अप्रोचेस। उसमें पहला आता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस। क्वेश्चन 2 है ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस होती हैं रवायती तौर पे ऐसी अप्रोचेस जिनको इल्म सियासियात में जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। रवायती अप्रोचेस में आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस से पहले जो निज़ाम था वो था पहले बादशाही निज़ाम था, किंगडम सिस्टम था, वन मैन शो था, और बादशाह जाता था, दूसरा बादशाह उसकी जगह पे आ जाता था। जो पॉलिटिकल साइंस की जो ट्रेडिशन को चेंज किया, जिसमें सबसे अहम किरदार अदा किया अरिस्टल ने और अफलातून ने। अरिस्टल ने कहा कि जो आपकी पावर्स हैं, जो अप्रोचेज़ हैं, उसमें अवाम को भी शामिल किया जाए। जो हुकूमती फ़ैसले हैं उसमें अगर अवाम उसमें शामिल नहीं होगी तो आपकी हुकूमत कायम दायम नहीं रह सकती। तो अवाम को भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो भी हुकूमत का हिस्सा बन सकें और हुकूमत के लिए बेहतरी कर सकें, रियासत के अंदर बेहतरी ला सकें। ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस। इसी तरह इसको स्केच बनाने आपको याद रहेगा, ये हेडिंग्स ही हैं। ठीक है, टेबल्स के साथ। पहली अप्रोच ये होगी। सेकंड अप्रोच आ गई आपकी हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल अप्रोचेस होती हैं तारीख़ी तौर पे, यानी ऐसी अप्रोचेस जिनका वजूद, जिनका हिस्सा तारीख़ में हिस्सा बन गया हो। होता ये था कि पहले कानून का सिस्टम नहीं होता था दुनिया में, लॉ का सिस्टम कहीं पे नहीं होता था। जब दुनिया से आबाद हुई, आस्ता आस्ता जब दुनिया आबाद होनी शुरू हो गई, डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, तो पहले ये होता था कि जो बादशाह ने हुक्म कर देना है वही कानून का हिस्सा बन जाना है। इस तरह नहीं था जिस तरह हमारा कानून है। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 3 क्या है, पनिशमेंट्स क्या हैं,
और उसके जो हदूद है वो क्या है, लीगल बाउंड्रीज़ क्या हैं, अगर आप अपने हदूद से क्रॉस होते तो अब आपके साथ सजा जजा क्या होगी। तो उस वक्त ये चीज़ें है ही नहीं थी। उस वक्त जब ओरल था, ओरल आर्डर होता था बादशाह का कि किसी को छोड़ दो, किसी को पकड़ लो, और जो रवायत वो कायम कर जाता था वो तरीक़ का हिस्सा बन जाता था, और जो फिर उसके बाद नया बादशाह आता था वो उसी रवायत को लेकर चलता था। तो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट में पॉलिटिकल साइंस का कोई वजूद नहीं था। बादशाही निज़ाम था, ओरल सिस्टम था, कानून का निज़ाम ही कोई नहीं था। जो रवायत पड़ गई, जो रस्म व रवाज, कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम, रिलीजियंस, जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसी को साथ लेकर नस्ल दर नस्ल आगे चलता रहा। और चेंजिंग आती है 16-17 सेंचुरीज़ के बाद। ठीक है, मैंने बताया था कि दुनिया में जो पार्लियामेंट सिस्टम का इंट्रोड्यूस करवाया था पूरी दुनिया में, वो ब्रिटिश ने कराया था, इसलिए ब्रिटिश को मदर ऑफ़ ऑल पार्लियामेंट कहते हैं। तभी ये बाकी मुल्कों ने उसको फॉलो किया और अब उसी को लेकर साथ चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड अप्रोचेज है हमारी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कह लें। ठीक है, कि उसका पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्या थी। बुनियादी जो इसमें पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी ना, वो ये थी कि अवाम को रियासत का हिस्सा बनाया जाए, साथ में हुकूमत को भी शामिल करके एक इस तरह का निज़ाम बनाए जो पॉलिटिकल सिस्टम हो, जिसमें अवाम को भी पावर में यूटिलाइजेशन की जाए, अवाम के नुमाइंदे भी हुकूमत का हिस्सा बने और जो हुकूमत को आगे लेकर चलें। ये था बेसिकली पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। मैंने बताया था कि पहले पॉलिटिकल लफ्ज़ नहीं था दुनिया में, पहले लफ्ज़ था पुलिस। पुलिस का मीन है स्टेट्स। ठीक है, कि जिसको बाद में वक्त के साथ साथ उसको रीशेप दे दिया गया, पॉलिटिकल साइंस कह दिया गया उसी को, क्योंकि बाद में बड़ी रिसर्चेज आई, बहुत से रिसर्चर आए, उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर बाकी गए, और जो एक मुकम्मल शेप में आता है सेंचुरी 17 और 80 के दरमियान पॉलिटिकल साइंस एक मुकम्मल शेप आ जाती है। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली एक सोशल साइंस है। इसमें सारी ब्रांचेस को इकट्ठा करके एक ब्रांच बनाया गया, जिसमें आपके इकोनॉमिकल, मोरालिटीज़, पॉलिटिकल्स और इसके साथ साथ आपके एजुकेशनल, इस सारे सिस्टम को इकट्ठा करके उसको बनाया गया है पॉलिटिकल साइंस। उसमें ब्रांचेस क्या थी? मुल्क को चलाना कैसे, हुकूमत ने। रियासत का काम क्या है? मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क को कायम दायम रखना। उसके बाद पॉलिसीज़ बनानी, फिर पॉलिसीज़ को बनाकर आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। क्योंकि आपको ये मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो भी एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके लिए पहले पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि अमेरिका के लिए हमारी क्या पॉलिसीज़ होगी, ब्रिटिश के लिए क्या होगी, जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए, जो एमिरेट्स कंट्रीज़ हैं उनके लिए हमारी पॉलिसीज़ क्या होगी। जो हमारी पॉलिसीज़ है वो मैटर करती है कि हमारा किस मुल्क के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हमारा दोस्त मुल्क कौन सा है, हमारा दुश्मन मुल्क कौन है, ट्रेडिंग किसके साथ करनी है, ठीक है, और वीज़ा पर जो प्रोसीजर्स है उसमें बेहतरी किसके साथ लेकर आनी है। तो ये सारी चीज़ें तय करता है थिंक टैंक। थिंक टैंक में कौन होता है? अवामी नुमाइंदे होते हैं जो वोट की ताकत से आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और रिसर्चर्स होते हैं, जिनको हम थिंक टैंक्स का नाम देते हैं। जितने भी बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अपने अपने थिंक टैंक्स बने हुए हैं, अमेरिका के अपने, ब्रिटिश के अपने, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस मुल्क के साथ आपने किस तरह रिलेशनशिप को बनाना है। ठीक है बेटा। थर्ड, इसके बाद फोर्थ अप्रोचेज आ जाती है पॉलिटिकल थ्योरी कि इसके पीछे जो पॉलिटिकल की थ्योरी थी वो क्या थी। स्कोप तो आ गया, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप तो आ गया कि स्कोप की जो स्टार्टअप था वो क्या था, हिस्ट्री थी, ट्रेडिशनल थी, और डिफरेंट जो रिसर्चर्स थे, थिंक टैंक्स थे, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। पॉलिटिकल की थ्योरी ये है कि जितनी भी सोशल साइंसेस की ब्रांचेज हैं उनको इकट्ठा करके पॉलिटिकल साइंस का नाम दे दिया गया, जिसमें आपकी सोशल साइंस आती है, जिसमें आपकी अखलाकियात आती हैं, जिसमें आपका इकोनॉमिकल आता है, आपकी मेंटालिटी आती है, आपका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है, बिहेवियर आता है। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक थ्योरी बनती है जिसे कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, और ये सारी जो ब्रांचेज हैं इकट्ठा करके उसको पॉलिटिकल का नाम दिया जाता है।
क्योंकि बेटा पॉलिटिकल का जो स्टार्टअप हुआ था वो एकदम से नहीं हुआ था, वो तो आस्ता आस्ता रिसर्चेस आती नहीं स्टेप बाय स्टेप सदियों से, फिर जाकर उसको मुकम्मल शेप दिया गया जिसका नाम रखा गया पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें टाइटल ऑफ सब्जेक्ट। टाइटल ऑफ सब्जेक्ट यानी कि जौन सी ब्रांच है उसका अनवान क्या होगा, नेम क्या होगा। जैसे ना बुक हम लेते हैं तो बेटा बुक के ऊपर टाइटल होता है, सब्जेक्ट के मतलब उसका टाइटल होता है जिससे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमें शनाख्त होती है कि ये बुक फ़लानी क्लास के फ़लाने सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में टाइटल ऑफ सब्जेक्ट था जिसमें मुख्तलिफ साइंसेस को टाइटल दिया गया ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो कि ये ब्रांच किस लिए, जैसे कि इकनॉमिक ये किस लिए, इसका क्या किरदार होगा रियासत में, हुकूमत में, नेशनल लेवल पे। इसी तरह फिर आपके जो पॉलिटिकल्स हैं अदारे उनको टाइटल दिया गया कि इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। देखें जैसे आपका नाम, जैसे आपका नाम होगा तो हमें पहचान होगी कि इसका नाम क्या है। इसी तरह उसके बाद वक्त के साथ साथ जो पॉलिटिकल साइंस की डिफरेंट सोशल साइंसेस थी उनको डिफरेंट नेम दिए गए, टाइटल दिए गए, जिससे हमें पता चला कि यार ये टाइटल इस मकसद के लिए है। जैसे बिहेवियरल है, रवैया जो अवामी रवैया है उसके लिए अलग से नाम दिया गया, साइकोलॉजिकल के लिए अलग से नाम दिया गया। ठीक है जी, क्लियर बेटा जी। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ पावर। स्टडी ऑफ पावर यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी जो स्टडी है वो स्टडी ऑफ पावर के मतलब है, यानी कि जो अदारे हैं उनके जो इख्तियारात हैं उसके मतलब हदूद वाज़ेह कर दी गई है कि जो आइनी इदारे हैं वो अपनी हदूद से क्रॉस लिमिट नहीं करेंगे, लिमिट क्रॉस को नहीं करेंगे, वो कानून के अंदर रहकर अपना अपना काम करेंगे, इंतज़ामी लेवल पे भी, रियासती लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। हर अदारे का अपना अपना किरदार है। अब उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा तभी तो अदारे से पूछताछ होगी ना, अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर हम अदारों को पूछेंगे ही नहीं तो दारे तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो करेंगे। तो इसीलिए दारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पॉलिटिकल साइंस को एक पावर की शेप दी गई है जिससे वो उसे अकाउंटेबल करे, आंसरेबल करे, उससे पूछताछ करे। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट रिलेशन विद अदर साइंसेस। ये बेटा हमारी टोटल थी अप्रोचेस, जो पॉलिटिकल साइंस की अप्रोचेस थी सब्जेक्ट मैटर की, वो ये थी ट्रेडिशनल्स, हिस्टोरिकल्स, उसके बाद थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की, फिर टाइटल ऑफ सब्जेक्ट और उसके बाद स्टडी ऑफ पावर्स। ये हमारी आ गई अप्रोचेस जहाँ जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का वजूद था जिसको मुकम्मल शेप दी गई। ठीक है, आगे आता है कि पॉलिटिकल साइंस की जो अदर साइंसेस के साथ रिलेशनशिप कैसे बनता है, वो हमने साबित करने में किस तरह बनता है इनका रिलेशन विद अदर साइंसेस में आता है कि पॉलिटिकल साइंस के जो रिलेशनशिप हैं दूसरी साइंस के साथ, जैसे सोशल साइंस है, इकोनॉमिक साइंस है, साइकोलॉजिकल साइंस है, बिहेवियर साइंस है, इनके साथ इनका आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है कि ये दोनों मिलकर एक साइंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको एक साइंस की शक्ल दे दिया गया है। उसके पीछे बेटा जो लॉजिकल रीज़न है वो यही है कि ये सोशल साइंसेस थी, यानी कि जो माशरती पहलू थे जिसमें मुख्तलिफ अफराद का आपस में मेल जोल ताल्लुकात कायम करना, उस माशरे को डेवलप कर देना, और उसके साथ साथ जो नई चीज़ें आती थी उसको साइंस का दर्जा दे दिया जाता था। जैसा कि सोसाइटी में आपके जो सोशल रिलेशनशिप हैं वो किस लेवल के हैं, सोसाइटी कैसे डेवलप करती है, जो आपके स्टेट के इकोनॉमिकल लेवल हैं जिसमें स्टेट में चेक एंड बैलेंस होता है कि फाइनेंशियली तौर पर स्टेट कैसे है, आवाम के लिए क्या कर सकती है, क्या पॉलिसीज़ बना सकती है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो उसमें जो पहला है हमारा बेटा वो है रिलेशन विद सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें मुख्तलिफ अफराद का एक ग्रोह होता है जो रहता है। बेसिकली सोशियोलॉजी निकला है सोशो से। सोशो का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ अफराद का गठजोड़। जैसे बेटा एक सोसाइटी है या एक आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं, जब तक आपके साथ बाकी लोग जो मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ नस्ल के, मुख्तलिफ मेंटालिटी लेवल के लोग आपके साथ रहते होंगे,
तभी आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कि इस माशरे में किस तरह के लोग रहते हैं। तो जो माशरे का आपस में गठजोड़ है, जो मिलकर एक सोसाइटी बनाता है, उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी। कहते हैं ना, अक्सर आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं या अपनी वर्किंग करते हैं तो आप पूछते हैं ना कि यार ये कितना सोशो है, यानी कितना ये सोशल लेवल पर अटैच है लोगों के साथ, अपने तलकात किस तरह किसने इस्टेब्लिश किए हुए हैं और किस तरह उनके साथ अपने मामला तय करता है। तो वो उसकी जो टर्म दी गई है, जो लोगों के साथ मेल जो रखना है, उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है रिलेशन विद हिस्ट्री। हिस्ट्री में इसका रिलेशन कैसे बनता है? हिस्ट्री में बेटा रिलेशन इस तरह बिल्डअप होता है कि जब मैंने पहले आपको अर्ज की कि जब दुनिया आबाद हुई और आबाद होने के बाद आस्ता आस्ता डेवलप होती रही मुख्तलिफ सेंचुरियों में, तो उसको मुकम्मल शेप मिलती गई। पहले था जो हमारी हिस्ट्री थी वो क्या था? बादशाही निज़ाम था, नस्ल दर नस्ल चलता था, और जो बादशाह के ओरल ऑर्डर होते थे उसको कानून का हिस्सा बना दिया था, क्योंकि उस वक्त कानून का कोई वजूद नहीं था। रवायात थी, ट्रेडिशन था, कस्टम था, कल्चर था और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था। उसी को अपनाते हुए जब दूसरा बादशाह आता था तो वो उसी को आगे लेकर चलता था, रवायात को। कानून का कंसेप्ट शुरू होता है सेंचुरी 60 में 70 में, जब लफ्ज ला लिखा गया, कानून बनाया गया। फिर बाकी मुल्कों ने आस्ता आस्ता उसको अडॉप्ट करते हुए उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया। पहले कानून का वजूद नहीं था, पहले रवायात थी, उसी के ऊपर ही रियासतें चलती थी। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री। थर्ड है बेटा रिलेशन विद इकोनॉमिक। ये बेटा पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म है कि इकोनॉमिक लेवल पे पॉलिटिकल साइंस का कहां पे इस्तेमाल है, कैसा ये आपस में रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, जिसकी वजह से हम उसे सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स की ब्रांच बना देते हैं पॉलिटिकल साइंस की। उसकी मेन रीजन है बेटा, रीजन उसकी ये है कि इकोनॉमिक्स जो मुख्तलिफ अफराद एक रियासत में हुकूमत में रह रहे होते हैं, उसका मेयारे जिंदगी यानी कि जिसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है और ये अवाम किस तरह अपना सर्वाइव करती है, गुजारा करती हैं, रियासत और हुकूमत उसके लिए क्या कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि जो आबादी होती है उसमें वो एवरेज निकालते हैं कि कितने अफराद का जो हालत है, ये जो उनके ज़िंदगी के हालात है, कितनी बेहतरी आई और कितनी कम आई। अगर पॉलिटिकल साइंस ना हो तो इकोनॉमिक्स का वजूद खत्म हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो मुख्तलिफ शोबों का मजमुआ है, जिसमें पब्लिक रिलेशनशिप भी आता है, अवाम का हुकूमत का क्या तल्लुकात है, अवाम सर्वाइव कैसे कर रही है, कारोबार के क्या हालात है, पर कैपिटल इनकम कितनी है, यानी कि एक अफराद की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, कितने डॉलर पे वो एक आम बंदा एवरेज कितनी निकाल रहा है, वो सारी चीज़ों का जो रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल साइंस ही की वजह से निकलता है। क्योंकि इकोनॉमिक लेवल में हमें पता नहीं होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कुछ एरिया हैं, एरिया ए बी सी एरिया है। अब ए बी सी जो एरिया डिवाइड कर दिए गए हैं, वहां पे जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं वो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं। जब वो इन्फॉर्म करते हैं कि जो ए एरिया है वो काफी डेवलप है, उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी से काफी फायदा पहुंच रहा है, यानी कि वो कारोबारी तबका है, वो उसके बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो बी है उसे हम कहते हैं यार ये मिडिल क्लास तबका है, अपर मिडिल क्लास तबका है, इसका जो इनकम है ये भी ठीक है, एवरेज इक्वली। जो एरिया सी के लोग हैं उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, वो अपनी हालत ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर रहे। तो फिर ये ब्रांच जो इकोनॉमिकल है और पॉलिटिकल साइंस ये मिलके फिर एक पॉलिसीज बनाएगी जो हुकूमत के लिए होती है, जो फिर सब के लिए होती है, जिसमें आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं और आवाम की जो हालत ज़िंदगी उसको बेहतर किया जाता है। जैसा कि हर साल हमारा एक बजट आता है, सम कंट्रीज़ का अपना अलग अलग आता है साल भर, हमारा आता है 30 जून तक। उस बजट में आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि हमने अपनी जो इनकम के रिसोर्सेज हैं वो कहाँ तक रखने हैं और कहाँ तक लेके जाने। इसमें हमारी इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, और हमारी जो मंथली इनकम है, रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर देता है
इकोनॉमिक लेवल पे, बजट लेवल में। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस अगर ना हो तो हम इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ भी नहीं बना सकते। तो उसी की वजूद की वजह से हमारे पास इसका हल निकलता है। बेटा नेक्स्ट है रिलेशनशिप, इसमें आता है साइकोलॉजी। अच्छा जी, साइकोलॉजी होता है नफ्सियाती तौर पर। अक्सर जब मुल्क के बेटा हालात बेहतर होने हों या ख़राब करने हों तो जो दूसरे ममालिक है ना, वो सबसे पहले अवाम का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि वो उन चीज़ों के, उन इश्यूज़ पे डिस्कस करते हैं जो अवाम के लिए नहायत ज़रूरी हैं, लेकिन हुकूमत उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही। वो नफ्सियात पर असर डालते ही डालते हैं। अगर एक पॉलिटिकल नुमाइंदा है, वो किसी एरिया में जाता है, अपने हल्के में जाता है, और वह वहाँ पे कहता है जी मैं आपके मसाइल का हल निकालूंगा। अब अवाम ये समझेगी कि यार इसको हमारे मसाइल का, हमारे एरिया के मसाइल का क्लियरली पता है, तो हमें उम्मीद है कि ये बंदा हमारा काम करेगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है। जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो एकदम से एक चीज़ चलती है कि जनाब इस दफ़ा ये चीज़ जाएगी, ये निशान आगे बढ़ेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी पार्टी का, लेकिन फिर भी ये है कि वो ये पार्टी ज़्यादा बूम करेगी, ये ज़्यादा नहीं। तो वो देखा देखी में लोग उसको वोट डालना शुरू कर देते हैं, और जो उनकी अपनी सोच होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो सोचते ही नहीं है, वो देखते हैं कि किधर जा रहा है सिस्टम, वो वहीं पे थम्स अप करते हैं और वोट कास्ट कर देते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर अवाम को, रियासत को, हुकूमत को अवाम का जो नफ्सियाती तौर पर पता ही नहीं होगा तो वो पॉलिसीज़ कैसे बनाएगी। अब फ़र्ज़ करना वो पॉलिसी ये बनाती है कि अवाम के लिए बेहतरी होगी, ये कवानीन होंगे, अवाम उस कानून को फॉलो ही नहीं करेगी, तो कानून का बन के फ़ायदा क्या होगा। तो पॉलिसीज़ मेकर जो थिंक टैंक्स होते हैं वो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी। आगे आगे जनाब, रिलेशन विद एथिक्स। एथिक्स बेटा होते हैं अखलाकियात, इखलाक। पॉलिटिकल साइंस में जो एथिक्स हैं उनमें ये चीज़ मैटर करती है कि अवाम में नज़्म व ज़ब्त कितना है। ये मेन चीज़ है कि अवाम का मोरालिटी का लेवल क्या है। और एथिक्स क्रिएट कौन करती है, रियासतें करती हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ करती हैं। अगर हुकूमतें एथिक्स के ऊपर कवानीन नहीं बनाएंगी, पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगी, अपने एजुकेशन सेक्टर में एथिक्स को शामिल ही नहीं करेंगी, तो बेटा वो उस कौम में कैसे एथिक्स आएंगे, कैसे अदाब आए, कैसे अदब आएगा, कैसे वो रिस्पेक्ट देंगे, चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कौम को बेटा जब डेवलप किया जाता है ना, जब एवोल्यूशन आता है या इनकलाब आता है, तो वो पहले इनकलाब के बाद वो ये एक पॉलिसीज़ बनाते हैं जो अपनी आवाम की तरबियत करते हैं। और तरबियत करता है लीडर, जिसके पीछे कौम उसकी पैरवी करती है। और लीडर बेटा वो होता है जो आने वाले वक्त के पहले फ़ैसले करता है, ताकि अवाम को अपने साथ लेकर चले। अगर अवाम को अपने साथ लेकर ही चलेगा, फ़ैसले वो करेगा, अवाम उसको फॉलो ही नहीं करेगी, तो लीडर तो ख़त्म हो गया ना जी। तो एथिक्स के बिना कोई भी रियासत, किसी भी मुल्क की जो पहचान है वो उसका नज़्म व ज़ब्त है, अखलाकियात हैं, उसका जो मेंटालिटी लेवल है, वो चीज़ मैटर करती है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनमें ह्यूमन काइंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो अग्रेसिव लेवल पे आते हैं, उनका नेगेटिव परसेप्शन जाता है दुनिया में। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो एथिक्स के हवाले में पूरी दुनिया में नाम बनाया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जापानीज़ हैं, वो कोई भी उनको आए वो बड़ा झुक के उसको सलाम करेंगे, उनके एथिक्स हैं, उनके बच्चे भी उनके आने वाली नस्लें भी इसको फॉलो करती हैं, अखलाकियत को बताते हैं। तो ये चीज़ें बेटा मैटर करती हैं किसी भी कौम को डेवलप करने के लिए। अगर एथिक्स ही नहीं होंगे तो वो कौम कैसे डेवलप होगी। तो बेटा ये थे हमारे, पहला था सब्जेक्ट मैटर, फिर आई अप्रोचेस के जो पॉलिटिकल साइंस है उसका कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है। फिर आती है रिलेशनशिप कि ये जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरी साइंस के साथ क्या ताल्लुकात है। तो ये हमारा है सब्जेक्ट मैटर। सेकंड क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स के आगे जनाब। जब बेटा वक़्त और दौर के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ अदवार आए और जो पॉलिटिकल साइंस है उसको मुख्तलिफ शेप में एक मुकम्मल साइंस बनाया गया, और ये डेवलपमेंट शुरू होती है
ग्रेट सेंचुरी 1670 और 18 में। जब 1670-80 में कंप्लीट होता है, इसके मतलब जो कंसेप्ट थे, जो थ्योरी थी, जो रिसर्चर थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया और इसको पूरी दुनिया ने इसको फॉलो भी किया। लेकिन जो मेन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस था वो था अरिस्टल, से हम अरस्तू कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर वो बेटा बुनियाद ही ना डालता, अवाम को शामिल ना करता और अपनी जान ना देता, तो आई थिंक सो कि आज हम पॉलिटिकल साइंस को किसी और शेप में पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले बुनियाद उसने बनाई, उसके बाद उसी बुनियाद को लेकर चलता रहा अफलातून, उसके बाद उसे रिसर्चर आए, फ्रेंच रिसर्चर आए, अमेरिकन भी आए, फिर उन्होंने इसको थ्योरी की शक्ल दी, फिर उस थ्योरी के ऊपर मज़ीद रिसर्च हुई और फिर इसको एक साइंस की शक्ल दे दी गई, सोशल साइंस की। तो जो डेवलपमेंट जो प्रोसीजर था वो इस तरह बेटा शुरू होता रहा, जिसको बाद में बाकी जो दूसरे ममालिक थे उन्होंने उसको फॉलो किया और अपनी पॉलिसीज़ को बनाना शुरू कर दिया। और सेकेंडली एक चीज़ नोट कर लें, MCQ में अक्सर पूछता है कि मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट किस मुल्क को कहते हैं, तो ब्रिटिश है, ठीक है, बरतानिया आएगा, ठीक है जी। मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी लिख लें बेटा, ये MCQ में अक्सर आता है, ये पूछता है वो, अरिस्टल है, ठीक है बेटा। बाउंड्रीज, बेटा बाउंड्रीज होती हैं हदूद, लिमिट्स। जब उसको नई शेप दे रहे थे डेवलपमेंट होने के साथ साथ, तो उसकी हदूद बनाएगी। हदूद क्या थी कि जब भी पॉलिसीज़ बनानी है तो उसमें अवाम को शामिल किया जाएगा। अवाम की ख्वाहिशात के अगर बरखिलाफ़ हम कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे तो वो मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। अब देखिए कई मुल्क बेटा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही, नहीं डेवलपमेंट हो सकी, वो आज भी गुलामाना सोचों के साथ आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो आज भी डेवलप नहीं हो सके, क्योंकि वन मैन शो था, हर एक ने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई, अवाम को शामिल नहीं किया और नुकसान हुआ। तो बाउंड्रीज़ भी ये तय कर देती हैं कि अवाम को पॉलिसीज़ में शामिल किया जा सके। जो भी पॉलिसीज़ बनानी है पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, उसकी हदूद को वाज़िया कर दिया गया। उसकी हदूद बनाई तो फिर ही बेटा ये पॉलिसीज़ बनी ना पॉलिटिकल साइंस की, ठीक हो गई। बेटा साथ साथ नोट करते जाएं। आगे बेटा आते हैं अजम्पशंस। अजम्पशन में आता है जी पहले वैल्यू। अजम्पशन होते हैं मफरूज़े। बेटा मफरूज़ा ये होता है क्यास कर लेना, किसी चीज़ को अज्यूम कर लेना कि ये चीज़ अगर ऐसे थी तो इसको ऐसे करनी। एक ऐसा अजम्पशन जो हम खुद साख्ता बनाते हैं अपनी तरफ से अंदाजे के साथ, एक मफरूज़ा। अगर हम ये कहें कि जनाब ये चीज़ को अगर फ़र्ज़ करें A ग्रुप है और B ग्रुप है, और जो A ग्रुप है वो ठीक है लेकिन जो B ग्रुप है वो ठीक नहीं है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया विदाउट एनी वेरिफिकेशंस, हमने इसको अज्यूम कर लिया। अब इसको अज्यूम करके इसको एक शक्ल दे दी एक स्टोरी की कि जनाब जो B ग्रुप है उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो जनाब बैड सोसाइटी है, वो सही नहीं है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ है, सो ऑन। लेकिन रियलिटी में कुछ और होगा। बेटा मफरूज़ा बाज़ दफ़ा सही भी हो सकता है और बाज़ दफ़ा गलत भी हो सकता है। और इसमें सोचें जो उस वक़्त का दौर था ग्रेट 1670-80 का, उस वक़्त बेटा जो भी कोई थ्योरी पेश करता था तो उसको एक्सेप्ट करने वाले बहुत ही कम और उस पर तनकीद करने वाले सबसे ज़्यादा होते थे। और उस वक़्त अजम्पशन कर लेते थे कि ये थ्योरी इसने खुद ही बनाई है, गलत है, ये ऐसे नहीं है जी, इसकी हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है, ये थ्योरी का वजूद बनता ही नहीं है। तो बेटा जब पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट शेप दी गई तो उस वक्त उसकी मुखालफत में बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत भी हुई। तो उसमें उस मुखालफत को क्लियर करने के लिए जो दूसरे जो फ्रेंच थे ना थ्योरिस्ट, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी थ्योरीज दी और जो लोगों की तनकीद थी उसको तारीफ़ में बदल दिया।
जिस पॉइंट पे तनकीद की जाती थी उसी पॉइंट को उन्होंने क्लियर किया, जो बाद में एक मुकम्मल शेप के साथ आ गई। तो उसमें पहला पॉइंट है वैल्यू। तो पॉलिटिकल साइंस की जो वैल्यू थी वो ये कह रहे थे कि अगर हमने अवाम को शामिल कर लिया तो अवाम के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, अवाम को कैसे पता चलेगा कि पॉलिसीज़ कैसे बनानी, अवाम को क्या पता कि जो इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, अवाम को क्या पता कि रियासती इदारे किस तरह काम करते हैं, अवाम को क्या पता कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह बिल्डअप करना है, अवाम को तो नहीं पता। तो इसलिए कहते हैं कि अवाम को शामिल ना करें, उनको शामिल करें जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो पॉलिसीज़ मेकर हैं। ये सबसे बड़ा उस वक़्त का अलमिया भी ये था कि हर एक की तनकीद में ये शामिल था। जब अरिस्टल ने भी बेटा अपनी थ्योरी दी तो उस वक़्त भी अवाम ही ने, हालांकि उसने अवाम के लिए थ्योरी बनाई थी, अवाम ही ने उसके खिलाफ थ्योरी दी। वो ये कैसे, हमें क्या पता बादशाह निज़ाम कैसे करते हैं, हमें क्या पता हमारी पावर्स क्या हैं, हमें क्या पता कि हम अब बादशाह को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं या हम उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो बेसिकली अवाम की इस चीज़ पर लाने के लिए उनको एक सोच दी जाती है, कंसेप्ट दिया जाता है, वो आइडियोलॉजी होती है, एक ऐसा नज़रिया जो अवाम की सोच, ख्यालात और तसव्वुर को तब्दील कर दे और उसको इस पॉइंट पे ले आए जिस पॉइंट पे जो रियासत चाहती है। बेटा नज़रिया एक दम से नहीं बनते, कहते हैं नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है, ये बनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब स्टूडेंट बैठे हैं, हर एक की मेंटालिटी लेवल दूसरे से डिफरेंट है, जो इसकी सोच है वो इसकी नहीं हो सकती, जो उसकी है वो इसकी सोच नहीं हो सकती। अब जो डिफरेंट मेंटालिटी के लोग होंगे उनकी सोच को एक करना सबसे अहम काम होता है। बेटा सोच बनती नहीं, सोच बनानी पड़ती है, उस लेवल पे उसको लाना पड़ता है आइडियोलॉजी के साथ, नज़रिए के साथ। तो अजम्पशन उस वक्त ज़रूर थी, इसको अजम्पशन कर लें, क्रिटिसाइज़ कर लें। उस वक्त ये ज़रूर थी कि पॉलिटिकल साइंस की वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे किंगडम सिस्टम है, किंगडम है, बादशाही निज़ाम है, वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी आ सकती है, ये हो ही नहीं सकता, हम इस पॉलिसीज़ को मान ही नहीं सकते। तो ये वजह थी। लेकिन जब उनको उसकी वैल्यू का एहसास हुआ तो फिर उसको बाकी मुल्कों ने भी अडॉप्ट कर लिया और अब भी पूरी दुनिया में पॉलिटिकल साइंस की बेस के ऊपर रियासतें, हुकूमतें बनाई जाती हैं, कायम की जाती हैं। ठीक हो गए। नेक्स्ट है जी वेरिफिकेशन, तस्दीक करना। वेरिफिकेशन बेटा जो दूसरा उसका मकसद पता क्या होता है, अक्सर हम कहते हैं इसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि हम इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, यानी कि किसी की चीज़ की तस्दीक करने का मतलब ये है कि उसका एतराफ़ कर लेना कि ये चीज़ वाक़तन ऐसे ही है, उसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में जो तस्दीक का अमल था उसमें जो मुख्तलिफ थ्योरिस्ट थे उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे इसकी थ्योरी को वेरीफाई किया, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के ख्यालात से, सोच से, तसव्वुर से। जब लोगों को इसका आइडेंटिफिकेशन हो गई, समझ आ गई कि पॉलिटिकल साइंस से हमें एम्पावर मिलती है और हम इस निज़ाम को आगे लेकर चल सकते हैं, देन आफ्टर डैट इसके ऊपर कन्फर्मेशन हुई। तो दूसरा अजम्पशन, पहला था वैल्यू, दूसरी हमारी आ गई वेरिफिकेशन। इसको साथ साथ नोट कर लें। तीसरा जी आखिरी पॉइंट है जी प्योर साइंस। प्योर साइंस, प्योर साइंस क्या होती है जी? खालस साइंस, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस में टेक्निकलिटीज़ जो रह गई हैं, जो तकनीकें रह गई हैं, जो गलतियां रह गई हैं या कोई बाय मिस्टेकन कुछ चीज़ें रह गई हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील होना जिसका बहुत ज़रूरी था वो तब्दील नहीं हुई, तो उसके लिए प्योर साइंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इसको मज़ीद प्योरीफाई करें, कि जो थ्योरी में कुछ चीज़ें रह गई हैं जो अवाम के मसाइल का हल भी कर सकते हैं, अवाम को एम्पावर भी कर सकते हैं, रियासत को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं और हुकूमत को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा पहले इसको प्योर करें। प्योर करने के बाद फिर इसको जितनी इसके नीचे सोशल साइंसेस थी, जैसे सोशियोलॉजी आता है, इंटरनेशनल आता है, हिस्ट्री आता है, ट्रेडिशंस आते हैं और बिहेवियर आता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, इकोनॉमिकल लेवल पर आता है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर उसकी ब्रांच बना दी पॉलिटिकल साइंस।
तो इन सारी चीज़ों का जो रिलेशनशिप है आपस में, उसकी वजूद की जो सबसे अहम वजह है वो पॉलिटिकल साइंस है। अगर पॉलिटिकल साइंस ना हो तो हम कहीं भी एक भी छोटी सी भी रियासत कायम नहीं कर सकते। इसके असूलों को फॉलो अगर हम ना करें तो दुनिया में कहीं भी रियासत कायम नहीं हो सकती। इसीलिए पूरी दुनिया का जो प्रोसीजर है वो इसको अडॉप्ट करता है, तभी रियासतें, हुकूमतें कायम रहती हैं। ठीक है बेटा।